नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, सलाम है। देश के कानून विदों की शिखर पीढ़ी के आखिरी नुमाइंदे फॉलियस नरीमन अब नहीं रहे हैं। वे कानून के उन जानकारों में से थे जिनकी रीढ़ हमेशा मजबूत रही और जो देश के शीर्ष नेतृत्व को भी कानून और संविधान का आईना दिखाने में कभी नहीं हिचके। महज 4 महीने पहले ही उनकी एक अहम किताब आई थी, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारी बहुमत और लोकप्रिय नेताओं वाली सरकारें धीरे धीरे उन लिखित व अलिखित नियमों को तोड़ने लगती हैं जो किसी उदार लोकतंत्र के सही परिचालन को निर्धारित करती हैं। नारिमन की कही ये बातें उनके गुजरने से बहुत पहले ही सच साबित होने लगी थीं और अब यह खतरा रोज बरोज मजबूत होता दिखाई दे रहा है और हम इसे अपने ऊपर लागू होता दिखाई दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र का ताजा संकट बता रहा है कि फॉलियस नरीमन को सलाम के साथ हमें उनकी इस चेतावनी को याद रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर इसकी ताजा मिसाल दिखाई दी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहां जो सीबीआई का छापा पड़ा। अब आप देखिए, जब ये छापा पड़ा तो बहुत से लोग कह रहे थे कि यह तो होना ही था, सीबीआई ने बहुत देर कर दी यहां आते आते। सवाल नरीमन का और नरीमन की कही बातों का और ज्यादा तब अहम हो जाता है जब हमें दिखाई देता है एक तरफ सीबीआई का छापा, दूसरी तरफ किसानों पर जिस तरह से हिंसक हो रही सरकार है, आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज से लेकर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे हैं। और जब विपक्ष बोलने को तैयार होता है तब विपक्ष के ऊपर जो कानून टैक्स लग रहा है, जिस तरह से उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, यह सब नरीमन ने जो कहा उसको तस्दीक करते हैं, यानी बताते हैं कि किस तरह से यह विजनरी आदमी देख रहा था, चेतावनी दे रहा था कि भारतीय लोकतंत्र किस संकट में जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सत्यपाल मलिक इस बार सीबीआई के निशाने पर क्यों आए। ऐसा क्या गुनाह किया इस पूर्व गवर्नर ने जिसे खुद गवर्नर बनाया मोदी जी ने ही, और ऐसे वैसे राज्य का भी नहीं, यह कश्मीर के गवर्नर रहे। वजह कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में बताया कि जिस समय सेना ने हेलीकॉप्टर मांगे उस समय मोदी सरकार ने हेलीकॉप्टर नहीं दिए, जिसकी वजह से पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए। और सत्यपाल मलिक ने सबके सामने कहा कि इसके बाद जवानों की शहादत पर मोदी जी ने वोट मांगा। क्यों इतने नाराज हैं मोदी जी, क्यों सीबीआई पहुंची? इसकी एक बड़ी वजह किसान हैं, क्योंकि किसान जब पहली बार देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पहुंचे थे, 1 साल से अधिक समय तक यहां डेरा डाला था, उस समय 700 से अधिक किसानों की जानें गई थीं। और सत्यपाल मलिक ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इन किसानों की शहादत पर जब उन्होंने मोदी से बात करनी चाहिए तब उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था, क्या वे मेरे लिए मरे हैं, मैं क्यों उनके बारे में सोचूं। और तीसरी अहम बात, उन्होंने जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के घोटाले को उजागर किया था और लगातार जवानों और किसानों के लिए न्याय और हक की आवाज उठाई थी। और आप देखिए, ठीक इस समय जब सत्यपाल मलिक के यहां वह अस्पताल में है, उस समय सीबीआई की रेड डालना एक सीधा संदेश देना है, क्योंकि दोबारा किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों के पक्ष में जो शख्स खड़ा होता है उस पर सीबीआई तो पहुंचनी ही पहुंचनी है। मोदी जी का राज तो यही है।
और एक बात जो बहुत ध्यान देने की है कि सत्यपाल मलिक ने जिस घोटाले का जिक्र किया था जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब वह राज्यपाल थे, एक बड़े पैमाने पे जो तैयारी थी, उसके शख्स के ऊपर जो दोषी था, जो आरोपी था, वहां पर सीबीआई नहीं पहुंची, वहां ईडी नहीं पहुंची, क्योंकि 2014 से जो नया विधान मोदी जी ने रचा है, उसमें सवाल उठाने के वालों के ऊपर ही यह मेहरबानी होती है। और देखिए, जिसे मिलॉर्ड ने कहा लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के संदर्भ में, वह हत्या कहां कैसे हो रही है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस नौजवान का चेहरा है, शुभकरण, जिनकी हत्या हुई, जिनकी मौत हुई, और उस मौत पे जो खामोशी छाई रही पूरे के पूरे कॉरपोरेट मीडिया में। यह शख्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग कर रहा था। वह किसान आंदोलन का हिस्सा था, और जिस तरह से इस शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसके बाद इस पूरे इलाके में शोक और गुस्सा फैला है, यह मोदी जी के लिए निश्चित तौर पर चेतावनी है, क्योंकि यह सिर्फ एक शख्स नहीं है। इससे पहले भी किसान आंदोलन जब देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा था, उस समय भी जो डेरा डाला गया था, 700 से अधिक किसानों की जानें गई थीं। लेकिन यहां इस नौजवान की जिस तरह से हत्या की गई, उसने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर यह सरकार अन्नदाता के खिलाफ ही इस तरह की हिंसा क्यों कर रही है, जिसे विपक्ष कह रहा है कि जलियांवाला बाग कर रही है यह कायर सरकार। सवाल बहुत तीखा और साफ है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी, वह क्या 2024 में किसानों का वोट नहीं चाहते, या फिर उनके पास कोई और गेम प्लान है? क्योंकि आज की तारीख में यह तस्वीर बहुत साफ है कि किसानों के ऊपर द्रोण से आंसू गैस बरसाकर और गोलियां और पैलेट गन जिसका आरोप लगा रहे हैं किसान, उसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने अपनी छवि को और ज्यादा कॉरपोरेट परस्त बना दिया है, और किसानों के भीतर पूरे देश में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। यह गुस्सा और इसका जोखिम क्या मोदी जी 2024 के आम चुनाव से पहले उठा पाएंगे? यह एक अहम सवाल है। और देखिए, इसी से जुड़ी हुई यह अहम खबर, सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म, जिसे हम ट्विटर के तौर पर जानते रहे हैं, उस पर जिस तरह की सरकार ने सेंसरशिप लगाई, तमाम अकाउंट्स बंद किए गए, और इसका खुलासा खुद एक्स प्लेटफॉर्म ने किया। यह खबर देखिए, यह खबर बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इस प्लेटफॉर्म ने बाकायदा बयान जारी किया, और जिसमें उसने कहा कि भारत सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें एक्स प्लेटफॉर्म से कहा कि वह तमाम चुने हुए अकाउंट्स को और उनकी पोस्ट को बंद कर दे, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो पेनल्टी लगेगी, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर, हमने यानी उस आदेश को मानते हुए हमने इन अकाउंट्स को विदहेल्ड किया, रोक दिया, और भारत में इन पोस्ट पर रोक लगा दी। अब असली पंच है यहां पर। However, we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts. हालांकि हम इससे असहमत हैं कि इस तरह के एक्शन होने चाहिए और इस तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। हमारा मानना है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसे कायम रखा जाना चाहिए। Consistent with our position, a writ appeal challenging the Indian government's blocking orders remain pending. We have also provided the impacted user with the notice of these actions in accordance with our policies. यानी हमने लोगों को बताया है कि ऐसा काम इसलिए किया गया
उनकी पोस्ट और उनके अकाउंट इसलिए विदहेल्ड किए गए, रोके गए, पोस्ट दबाई गई क्योंकि भारत सरकार का यह आदेश था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस वी आर अनेबल टू पब्लिश द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बट वी बिलीव दैट मेकिंग देम पब्लिक इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। यह बहुत अहम लाइन है। उन्होंने कहा क्योंकि कानूनी रोक है, इसलिए हम भारत सरकार का यह जो आदेश है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने हमें दिया, उसे हम पब्लिक नहीं कर पा रहे। हालांकि हमारा मानना है कि इसे पब्लिक यानी सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। अब आप देखिए, भारत जिसे मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर इस तरह से एक्स प्लेटफॉर्म पर जो लोग लिख रहे हैं, खबरें डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें डाल रहे हैं, उनको जिस तरह से रोकने की कोशिश की भारत सरकार ने, उसका खुलासा होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वह किसान आंदोलन से जुड़ी अहम खबरों को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रहा है। और ऐसे में जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट हैं, दरअसल उन्हीं के जरिए असली खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म का यह बयान जारी करना बताता है कि भारत में किस तरह से घोषित अघोषित इमरजेंसी है और किस तरह से एक पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप की तरफ भारत को, भारतीय लोकतंत्र को ढकेला जा रहा है। और दोस्तों, अंत में बात उस एक और शख्सियत की जो हमसे विदा हो गए, अमीन सयानी, जिनकी आवाज ने करोड़ों लोगों को रेडियो से दशकों तक बांधे रखा। उन पर हम बात करें, उनकी आवाज सुने, इससे पहले देखिए यह कार्टून। यह कार्टून दो शख्सियतों को जोड़ रहा है, जो एक बहुत सुंदर कड़ी है उसका जिक्र कर रहा है। फॉलियस नरीमन और अमीन सयानी के बीच की डोर कितनी खूबसूरत है, वह इस कार्टून में दर्शाई गई है, दिखाई गई है। अब आप देखिए, एक तरफ खड़े हैं फॉलियस नरीमन, जिनके बारे में कहा गया है, मेरे लिए लॉ ही यानी कानून ही संगीत है। फॉर मी लॉ वॉज लाइक अ मेलोडी। और अमीन सयानी के लिए कहा गया है, फॉर मी मेलोडी वॉज लाइक लॉ। अमीन सयानी की एक बात बहुत याद आ रही है, जो उन्होंने अपने गीतमाला की छांव कार्यक्रम में आजादी के वक्त देश के बंटवारे के संदर्भ में कही थी। लेकिन क्या विडंबना है, क्या आयरनी है कि वह आज ज्यादा मायने रखती है, जब हम रोज ऐसे दौर में हैं जहां हर तरफ एक नया बंटवारा खड़ा किया जा रहा है, एक नई सरहद, एक नई नफरत देश के भीतर खड़ी की जा रही है। आइए सुनिए मेरे साथ अमीन सयानी की उन्हीं की आवाज में यह पंक्तियां, इस उम्मीद के साथ कि यह नफरत की सरहदों को पाटने का काम करेगी। और बहनों और भाइयों, आज गीतमाला की छांव में भी मैं आपसे विनती करता हूं कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें, सारी नफरत हटाइए अपने दिल से, बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमाने की खुशबुएं समेटिए।